6 नंबर में क्या है, एक आयत की दो भुजाएं हैं। तो जैसा कि जानते हो आयत में भुजाएं तो होती ही है ना, लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई, यानी लेंथ लेंथ और वेंथ वेंथ, है ना। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, x मात्रक, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 माइनस एक्स। एक्स के किस मान के लिए आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो महत्तम होगा। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लें तो आयत का क्षेत्रफल आपका जो है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x और 10 माइनस एक्स। बस ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इसी क्षेत्रफल को आपको क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है। x के किस मान पर ये क्षेत्रफल क्या होगा, उच्चतम होगा। तो आगे हमें लगता है बहुत जल्दी कर लोगे, हो जाएगा ना, लगा डालो। एक बार जो करे हो अवकलन इसके बराबर 0। अभी x का मान रख लिया जाए इसमें, तो मान तो रख नहीं सकते हो, कुल मिला के माइनस तो है ही है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 5 पर क्षेत्रफल जो होगा वो उच्चतम होगा, है ना। और प्रश्न क्या कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये तो कह रहा था। तो x का मान आपका 5 आ गया, और यानी लंबाई का मान 5 आ गया, चौड़ाई का मान इसमें रख लीजिए 5 मात्रक, और b का मान वो भी आपका 5 मात्रक। अच्छा 6 का सेकंड है, तो उसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निश्चित क्षेत्रफल वाले, निश्चित क्षेत्रफल वाले का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो क्षेत्रफल है वो निश्चित है, यानी कि दिया हुआ। यानी यहां पर मान लेते हैं कि माना आयत का क्षेत्रफल बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल a जो कि क्या है k, जहां k अचर है। क्यों अचर है, अचर का मतलब जो चीज निश्चित होती है वो क्या होती है, अचर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है, इसलिए कि यहाँ पर क्या है, अचर हो गया। अब इसका परिमाप न्यूनतम होगा, तो इस यानी आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, निश्चित है, और इसका परिमाप क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। वो भी कब, जब आयत ना होकर के क्या होगा, वर्ग। वर्ग का मतलब इसकी भुजाएं क्या आएंगी, बराबर। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना इसकी जो है आयत की लंबाई, ठीक, माना जो है आयत की लंबाई हमने x मान ली, और आयत की चौड़ाई को y मान लिया। अब अगर बात आती है हमारी क्षेत्रफल वाली, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, k है, लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास y है। अगर y का मान निकालना चाहें तो y बराबर k बटा x हो गया। ये y का मान x के पदों में हो गया, k तो अचर ही है ना। अब यहां पर हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, x, चौड़ाई के स्थान पर क्या लिख देंगे, y, और y का मतलब क्या है, y के स्थान पर k अपान x, क्या रहेगा, k अपान x। ये हमारा क्या है, परिमाप है। और इसी परिमाप को हमें क्या दिखाना है, न्यूनतम दिखाना है। x के जिस मान पर परिमाप न्यूनतम आएगा वही x का मान हम क्या रखेंगे, इसमें रख देंगे, जिससे y का मान निकल आएगा। फिर देखेंगे क्या x y बराबर हैं, अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो हम इसका क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
dp अपान dx। तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो गया, और ये तो k तो अचर है ही, वैसे रहेगा, लेकिन 1 अपान x का क्या रहेगा, माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी इतना, है ना। फिर एक बार इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 1 का आपका और x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो क्या होगा, ये जैसे मान लो ऊपर जाएगा तब उसके बाद -2 आगे आ जाएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, +2k बटा एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 4k अपान एक्स क्यूब। ये हमारा डबल अवकलन आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार जो अवकलन करे हो उसके बराबर 0 ले लोगे, जिससे x का मान निकाला जाएगा, और यहां पर x का मान क्या निकलेगा, पहले तो 2 0 में चला जाएगा, उसके बाद 1 ले जाओगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल आएगा, k, जिसे 2 तो 0 में चले गया, फिर 1 ले गए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गए, तो एक्स स्क्वायर बराबर k आ जाएगा, यानी कि x बराबर √k। ये x का मान रहा। यही x का मान हम क्या करेंगे, डबल अवकलन में रखेंगे। डबल अवकलन में x के स्थान पर रखेंगे तो धनात्मक ही तो आएगा, तो हम लिख सकते हैं x के इस मान पर क्या रहेगा, परिमाप हमारा न्यूनतम रहेगा, और न्यूनतम परिमाप के लिए आपका x का मान इसमें फिर रख लोगे तो y का मान आ जाएगा। फिर देखेंगे x और y के मान अगर बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इतना नोट कर लो पहले। तो यहां पर x का मान हम क्या करेंगे, डबल अवकलन में रखेंगे, है ना। तो x बराबर √k, आप समीकरण जैसे इसको 1 माने थे, इसको आप 2 मान लें, तो समीकरण 2 में रखने पर, है ना, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो d2p बटा dx² बराबर 4k, और x के स्थान पर हम √k मान रखेंगे अपना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो है ये धनात्मक ही रहा। धनात्मक रहा तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर √k पर परिमाप न्यूनतम होगा। ठीक है, परिमाप न्यूनतम होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका जो है y का मान जो था, यहाँ पर भी x का मान रखते हैं √k। यहाँ केवल k के स्थान पर आप √k इंटू √k लिख सकते हो, अपान √k हुआ, √k कैंसिल, तो y बराबर क्या है, √k। यहाँ पर आपने देखा x बराबर भी √k, अर्थात लंबाई बराबर भी √k है, और y बराबर √k, यानी चौड़ाई बराबर दोनों क्या है हमारे, √k। तो लिख दोगे चूंकि लंबाई तथा चौड़ाई समान है अतः यह आयत न होकर के वर्ग होगा। लिख दोगे यहाँ पर चूंकि लंबाई व चौड़ाई क्या है, समान है, इसलिए यह एक वर्ग होगा। वर्ग और आयत में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक, बस फर्क इतना ही, थोड़ा सा मतलब सारी कंडीशन सेम होती हैं। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, बस चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, यानी आमने सामने की भी भुजाएं, साथ में दूसरी भी। आयत में थोड़ा सामने सामने की होती है, बस इतना थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी परिभाषा के आधार पर आयत वर्ग में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, यदि एक खुले बेलनाकार बर्तन, यहाँ पर कोई क्या है, खुला बेलनाकार बर्तन है, तो एक हम बेलन बना लेते हैं। वो खुला बेलनाकार बर्तन है। खुले का मतलब क्या हो गया, जैसे पेंट का डिब्बा है, खुले का मतलब क्या है कि कोई पेंट का डिब्बा है, ऊपर से खाली उसका ढक्कन जो है हटाया हुआ है, बस तली है, चारों तरफ का है, यानी यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठ होगा और आधार का क्षेत्रफल होगा, शीर्ष का क्षेत्रफल नहीं होगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में एक ही चीज कम है, केवल ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, अगर वो भी ढका होता तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता। तो खुला बेलन समझे, बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 100। तो यहाँ पर अगर हम चाहें
तो इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं और ऊंचाई को h मान लेते हैं, या त्रिज्या x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर माना जो है बेलन की त्रिज्या जो r होती है उसको हमने x मान लिया, ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, और बेलन की ऊंचाई को हमने y मान लिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर बर्तन का पृष्ठ दिया हुआ है, प्रश्न में जो है बर्तन का पृष्ठ दे रखा है कितना, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जैसे बर्तन का पृष्ठ लिखा हुआ है, तो पृष्ठ का मतलब होता है वो आधार का भी क्षेत्रफल हो सकता है, शीर्ष का भी क्षेत्रफल हो सकता है, और इसका वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको स्वयं सोचना है इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो बर्तन का पृष्ठ है और खुला बर्तन है, तो खुद सोचो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा वक्र पृष्ठ, दूसरा होगा आधार का क्षेत्रफल। नहीं, बर्तन का पृष्ठ, उसमें दो चीजें शामिल हैं, एक शामिल है आपका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, है ना, दो चीजें शामिल हैं। अब वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है हमारा, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर 100। यहाँ पर कुछ ऐसा इस समीकरण से बना लिया जाएगा ताकि x का मान y के पदों में अथवा y का मान x के पदों में, यानी या तो त्रिज्या दिखे या ऊंचाई दिखे, एक चीज रहेगा, ताकि हम उस फलन का एक फलन बन जाएगा, उसका हम क्या कर सकते हैं अवकलन, और अवकलन के बाद हमको जो है इसका आयतन दिखाना है, वो भी कैसा, उच्चतम। तो जो चीज उच्चतम या अधिकतम कहेगा हमें उसी का अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर हमें इसका अवकलन नहीं करना है, यहाँ पर हमें अवकलन किसका करना है, यहाँ पर सबको दिए LHS RHS दोनों दिए हैं, जिस फलन में LHS RHS दोनों दिया होता है उसका ना करना है, जिसमें एक चीज दी हो, एक चीज यानी एक चीज पूछ रहा हो जो चीज, बस वही करना है, ऐसे दिमाग लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, h का मान भी निकाल सकते हैं, या π² उधर पहले लेकर जाएं, तो 2πrh बराबर क्या है 100 माइनस πr²। यहाँ पर h का मान निकालने का अगर प्रयास करें तो h बराबर 100 माइनस πr² बटे, अच्छा यहाँ पर ध्यान दें, पूछ क्या रहा था आयतन, क्या पूछ रहा था आयतन। यहाँ पर x y हटा दें, एक r ही h रखें ना, बार बार मान के लिखना पड़ेगा, है ना, इसको r लिख लेते हैं, इसको h लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान दें, यहाँ पर आपको आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन में ऊंचाई तो सिंपल होती है, लेकिन त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम h का मान निकालेंगे तो थोड़ी सी समस्या रहेगी, क्या h का ही मान निकाल लें, तो r का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो इधर h बराबर 100 माइनस πr बटे क्या हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। तो आयतन में हमें r का स्क्वायर होता है, तो r अपनी जगह पड़ा रहेगा, h का मान रखने में आसानी रहेगी, तभी हमने h का मान निकाल लिया है। अभी इसमें से अगर r का मान निकालते रूट में तो आगे कठिन हो जाता। तो यहाँ पर प्रश्नों को समझने के लिए जैसे चित्र बनाओगे, फिर क्या क्या होता है उससे बनाओगे, फिर कौन सा आसान रहेगा, किससे अवकलन करना सरल रहेगा, ये सब आपको सोचना होता है। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। आयतन तो हमारा उतना ही होगा, वो चाहे खुला हो चाहे बंद हो। आयतन का मतलब उसके अंदर जो भर जाए, तो भरेगा तो उतना ही, चाहे ढको उसको चाहे ना ढको। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो πr² और h की वैल्यू हम रख लें, यहाँ पर क्या है हमारे पास 100 माइनस πr² बटा 2πr। यहाँ पर आपका पाई पाई कैंसिल हुआ, एक r कैंसिल हुआ, है ना, और यहाँ पर एक आपका 2 तो बचा ही, r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा 100r माइनस का πr³। ये रहा बेलन का आयतन समीकरण 2। और हमें बेलन का आयतन ही क्या दिखाना है उच्चतम, अर्थात इसी का हमें क्या करना होगा
अवकलन। तो इसका आर के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन। तो dv अपान dr 1/2, इसका अवकलन करेंगे आर का तो 1 हो जाएगा, यानी 100 बचेगा, माइनस का 3 पाई स्क्वायर। एक बार और इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 100 का तो 0 हो जाएगा, क्या रहेगा, माइनस का 6 पाई आर अर्थात माइनस का 3 पाई आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार जो अवकलन करे हैं उसके बराबर 0 ले लेंगे, जिससे हमारा आर का मान निकल आएगा, और वही आर का मान क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में रखेंगे, देखेंगे ऋणात्मक है कि धनात्मक है। ऋणात्मक आ रहा तो इसका मतलब उस आर मान पर क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा। फिर वही आर का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, जिससे एच का भी मान आ जाएगा, और जब एच और आर दोनों के मान आ जाएंगे तो वही एच और आर के मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हमको उच्चतम आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन तो यही है। चलो इतना नोट कर लो पहले। तो यहां पर मान जो है रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक बार अवकलन करेंगे, उसके बराबर 0 लेंगे, जिससे हम आर का मान निकाल सकते हैं। आयतन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए एक बार अवकलन करोगे, उसके बराबर 0 ले लोगे। ठीक है, तो 1/2 100 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो ये तो 0 में चला जाएगा, अर्थात 100 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, या 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100/3 पाई, या आर बराबर, ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो 10/√3 पाई। ये हमारा आर का मान निकला। ठीक, यही आर का मान क्या करते हैं, डबल अवकलन में रखते हैं। ठीक है, यह मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो d²v/dr² बराबर यहाँ पर आपका क्या है, माइनस का 3 पाई, और आर के स्थान पर आप क्या लिख रहे हो, 10/√3 पाई। तो ये तो पूरी चीज धनात्मक है ही है, साथ में आगे माइनस है, तो इसका मतलब हमारा ये आयतन क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। यानी अतः लिख सकते हैं हम, अतः आर बराबर 10/√3 पाई पर आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। यानी इस आर के मान पर जो है आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। अब आर का मान तो हम ज्ञात ही कर चुके हैं कि जिस, ठीक है, मतलब आर का मान ज्ञात कर चुके हैं जिस आर पर क्या है, आयतन हमारा उच्चतम है। यही आर का मान क्या करते हैं, हम इस वाले समीकरण में रख लें, ताकि हमारा एच का मान ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, अच्छा, चूंकि यहां पर एच का मान आपके पास क्या है, 100 माइनस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब हमारा सीधे कितना है, 100/3 पाई। तो आर स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 100/3 पाई बटा, यहाँ 2 पाई आर दिया है तो लिख देते हैं 2 पाई इंटू आर। आर का मान हमारा क्या निकला हुआ है, 10/√3 पाई। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर हर बराबर कर लेते हैं, तो 300 से 100 गया, आपका कितना आएगा, 200, और 3 इधर आ जाएगा आपका बटे में, तो 3 दूना 6, यानी कि 60 पाई बटा √3 पाई। यहाँ पर ये दोनों ऊपर आपके मल्टीप्लाई चले जाएंगे, तो यानी 200 इंटू √3 इंटू √पाई बटा 60 पाई। ये हमारा क्या रहा, एच का मान रहा। ठीक, और चूंकि हमें उच्चिष्ट आयतन ज्ञात करना था, ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना था यहाँ पर, उच्चिष्ट आयतन। तो उच्चिष्ट आयतन के लिए जो हमने आयतन का समीकरण बनाया था, इसी में एच और आर दोनों के ही क्या रखेंगे, मान। अच्छा, यहाँ पर हमें एच के मान की आवश्यकता ही नहीं थी, यहाँ पर एच है ही नहीं, कहीं गायब पहले से कर दिया था आपने, तो कोई बात ही नहीं है, आप इसको मान रखें चाहे ना रखें। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः उच्चतम आयतन बराबर,
ठीक, क्योंकि कन्वर्ट हमने पहले से कर लिया था, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं थी इसमें मान रखने की, लेकिन बता दिया हमने कैसे कैसे मान रखा जाएगा, हल किया जाएगा। तो यहाँ पर आयतन दिया ही था, इसमें केवल r का मान रखना है। ठीक है, 100 इंटू आर, आर का मतलब क्या हो गया 10/√3 पाई और माइनस पाई आयतन बराबर यहाँ पर मान रख रहे हो तो 1/2 100 और r का मान हमारे पास क्या है 10/√3 पाई माइनस पाई r क्यूब। r क्यूब का मतलब क्या होता है, r क्यूब का मतलब होता है r स्क्वायर इंटू आर, r स्क्वायर इंटू आर। तो r स्क्वायर का मान ये वाला रहा 100/3 पाई, अब r का मान यही रहा 10/√3 पाई, ये तो रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें देखो कुछ कट जाएगा वाला, जैसे पाई पाई आपका क्या हुआ कट रहा है। यहाँ पर आपका कितना रहा 1000/√3 पाई, यहाँ पर क्या रहा 1000/3√3 पाई। ठीक है, आप हर बराबर करना चाहो, जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 से हर बराबर कर दें तो ये 3000 हो जाएगा, और 3000 से 1000 गया तो आपका 2000, 3√3 पाई और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा 1000/3√3 पाई। ठीक है, घन सेंटीमीटर। यहाँ पर 9 नंबर 9 के फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लिया करो तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। क्या है, एक खुले आयताकार डिब्बे का आधार वर्ग है, मतलब यहाँ पर क्या है आयताकार डिब्बा है और उसका आधार क्या है वर्ग है। आयताकार डिब्बा का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका डिब्बा जो है वो कैसा है आयताकार है। आयताकार किसे कहते हैं, उसकी लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, लेकिन यहाँ पर ऐसा आयताकार है जिसका आधार इसे ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो इसका आधार कैसा है ये वर्गाकार। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर है और ऊंचाई जो है वो अलग है, तभी तो कहेंगे इसका आधार वर्गाकार है। अब आयताकार इसलिए हो गया क्योंकि ऊंचाई अलग हो गया, ऊंचाई अलग ना होती तो एक घनाकार हो जाता, सभी भुजाएं बराबर हो जाती है ना। तो इसी डिब्बे को हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। ये एक डिब्बा है कोई, कैसा है आयताकार, और इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई, अर्थात आधार कैसा हो गया वर्गाकार हो गया, ऊंचाई अलग है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं जो है लंबाई वो भी कितनी है x, ठीक है सेंटीमीटर, और चौड़ाई वो भी कितनी है x। ये x और x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आधार कैसा है वर्गाकार, तो लंबाई चौड़ाई इसकी क्या होंगी बराबर होंगी। अच्छा, ऊंचाई जो है वो कोई अलग है, इसको मान लो y सेंटीमीटर, ऊंचाई अलग है। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, खुले आयताकार डिब्बा, ये भी क्या है खुला है डिब्बा, जो आयताकार है आधार वर्गाकार इसमें भी खुला है, यानी ऊपर जो है हट गया है, ऊपर का पार्ट क्या है हट गया है गायब है। यहाँ पर क्या है और इसका आयतन कितना दिया हुआ है 256, तो इसको बनाने के लिए कितनी चादर लगेगी, अर्थात इसमें इस बार आयतन दिया है चादर कितनी लगेगी ये पूछ रहा है। पिछले वाले प्रश्न में वक्रपृष्ठ दिया था पहले से और आयतन ज्ञात करना था, चीज लगभग एक ही जैसी है। तो यहाँ पर इसका आयतन दिया हुआ है तो पहले यहाँ पर हम आयतन लिख लेते हैं। आयतन, यहाँ पर आयतन का क्या फॉर्मूला क्या रहेगा, ऐसा डिब्बा है तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मतलब इसका आयतन हमारा घनाभ के आकार का हो गया ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई बराबर ही है, यानी यहाँ पर x स्क्वायर इंटू वाई। अब आयतन कितना दिया हुआ है सवाल में 256, ये स्क्वायर बटे में ले आओ तो y का मान यहाँ पर 256/x स्क्वायर, ये हमारा समीकरण है। ये y का मान हमने x के पदों में यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम चादर लगे इस, और चादर का मतलब क्या हो गया वो इसका जो है पृष्ठ या वक्र पृष्ठ चारों तरफ जो लगेगा इसका, प्लस नीचे भी लगेगा, जो इसमें चादर लगनी है उसको न्यूनतम दिखाना। न्यूनतम यानी कि
निम्नलिखित आपको जो फलन बनाना है उसका मान क्या होगा, निम्नलिखित ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखते हैं चादर का क्षेत्रफल, चादर का, तो चादर जो लगेगी, वैसे तो पूरा एक घनाभ है, अगर ऊपर भी होता है तो खुला है ना, ऊपर भी होता तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। लेकिन हमें यहां पर वो नहीं लगाना है, हम यहां पर क्या करेंगे, ऊपर है छुटा तो अलग अलग पार्ट में लगा लेते हैं। अलग अलग पार्ट का मतलब पहले हम इसके चारों तरफ का लिखेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यानी यहां पर रहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपका एक कमरा है, कमरा घनाभ का आकार का तो है, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है, तो किसी भी घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 2L प्लस B इंटू H ये होता है। यानी चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक रस्सी ले, हम चारों तरफ रख दें ऐसे, एक कोने से चालू करें और ऐसे ऐसे, मतलब एक कोने से चालू करें, यहां पर ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ये क्या रस्सी कहलाएगी, इस रस्सी की माप क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगी। एक कोने चालू करोगे, ऐसे ऐसे चालू रख दोगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप। तो ये आपका 2L प्लस B इतना क्या है, परिमाप। और यही रस्सी का परिमाप मान लो उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, कहां तक उठाएंगे, उसकी ऊंचाई तक, तो ये संपूर्ण ढक जाएगा। तो उसको क्या कर देंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो इसी को हम क्या कह देंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मान लो 1 सेंटीमीटर तुमने मोटाई का पेंट किया ऐसे ऐसे किनारे किनारे, तो उसका परिमाप हो गया। और मान लो हाइट टोटल कितनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, तो वही एक एक करके टुकड़े कितने करने पड़ेंगे तुमको, 10 करने पड़ेंगे, तब तो पूरा क्षेत्रफल होगा। तो यानी परिमाप को हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी आधार तो वर्गाकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, अर्थात x गुणे x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लंबाई हमारे पास पता ही है, क्या है, x, चौड़ाई हमको पता ही है, क्या है, x, ऊंचाई हमको पता ही है, क्या है, y प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x 2x इंटू वाई, तो y का मान हमको क्या पता है, 256 बटा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। यहाँ पर कुछ कट रहा होगा, क्या कट रहा है, एक x कट रहा है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 गुणा 256 बटा x प्लस एक्स स्क्वायर, ये है हमारा चादर, ये इसका चादर का क्षेत्रफल, समीकरण 2। और इसी चादर के क्षेत्रफल को हमें क्या दिखाना है, निम्नलिखित दिखाना है। तो इसे हमें डबल अवकलन करना पड़ेगा, और उसके बाद डबल अवकलन जब कर लोगे तब x का मान ज्ञात करोगे, जिस x के मान पर हमारा आयतन वो चादर क्या होगा, न्यूनतम होगा, वही x का मान ले लेंगे, वो x का मान इसमें रखेंगे, तो x y का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे हमें ज्ञात क्या करना है, इसका विमाएं ही ज्ञात करनी थी, तो वही लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी, है ना। नोट कर लो ये पहले इतना। तो यहां पर आपने एक बार अवकलन कर लिया, नहीं किया अभी, तो dA अपान dx, तो यहाँ पर ये तो आपका अंक ही है 4 गुणा 256, और 1 अपान एक्स का क्या अवकलन होता है, माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, ऐसे तो होगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। फिर इसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और जाने से प्लस बन जाएगा, अर्थात 2 बन जाएगा, 2 इंटू 4, अवकलन तो आप सब लोग जानते ही हो, बटा एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस का 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम क्षेत्रफल के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, क्षेत्रफल के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए क्या करते हैं, एक बार जो अवकलन करे हो उसके बराबर 0 ले लेते हैं, इसे x का मान ज्ञात करते हैं।
माइनस का 4 256 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो इसको हल करके कितना आ गया है x का मान आप लोगों का? अच्छा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह हल करके कितना आ गया है x का मान? 8 आ गया। चलिए ठीक है, यही x का मान हम क्या करेंगे, डबल अवकलन में रख लेंगे। तो ये x का मान जब डबल अवकलन में रख लोगे तो उसमें भी सब क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, इसमें रख लोगे पहले, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अतः x बराबर 8 पर चादर न्यूनतम लगेगी, है ना, या क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, चादर का क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। इसमें x बराबर 8 पहले इस समीकरण में रख लेंगे, ठीक है, पहले इसमें रख लेंगे तब उसको धनात्मक दिखाएंगे, क्योंकि काम स्टेप सारे पूरे होने चाहिए, ठीक है। x का मान जो 8 है इसमें पहले रख लेंगे। अच्छा, अब x का मान 8 फिर से अब यहाँ पर रखोगे y का मान ज्ञात करने के लिए, तो x की जगह पर 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हल करके कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 8 और y का मान 4, तो लिख दोगे अतः विमाएं लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर होगी।